बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अपने 3 सेगमेंट विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया के साथ। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए तरह तरह के जतन किए जा रहे हैं। कभी ये जतन वैज्ञानिकों की ओर से होते हैं तो कभी खुद किसानों की ओर से। कई बार तो ये भी देखा गया है कि बस थोड़ी सी समझदारी से किसानों की आय बढ़ जाती है। तो आइए देखते हैं इस पर ये खास रिपोर्ट। अच्छी आमदनी पाने के लिए हमारे वैज्ञानिक किसानों को तरह तरह के उपाय सुझाते रहते हैं। कई बार वो प्रचलित फसलों को छोड़कर अलग तरह की फसलें उगाने की सलाह देते हैं, लेकिन आम फसलें उगाकर भी अच्छी कमाई की जा सकती है। बस आपको थोड़ी समझदारी दिखानी होगी। खास तौर से ऑफ सीजन सब्जियों के जरिए मंडियों में दुगने तिगुने दाम मिल सकते हैं। दरअसल हर फसल के लिए समय निर्धारित है। ज्यादातर किसान समय के हिसाब से ही फसलें उगाते हैं, लेकिन एक साथ इतना ज्यादा उत्पादन होने पर बाजार में फसल विशेष की आपूर्ति बढ़ जाती है। इससे किसानों को अच्छा भाव नहीं मिल पाता, जबकि ऑफ सीजन में कम आपूर्ति और ज्यादा मांग की वजह से अच्छे भाव मिल जाते हैं। खास तौर से सब्जियों के मामले में ये फॉर्मूला बहुत ही कारगर है। बिहार के बक्सर जिले में बहुत से किसान इसी फॉर्मूले को अपना रहे हैं। इस तरह की खेती की शुरुआत आशुतोष पांडे नाम के किसान ने की। उन्होंने ऑफ सीजन बाजार पर पकड़ बनाने के लिए आलू, सेम, शिमला मिर्च, लोबिया और धनिये का उत्पादन किया। इसी तरह उन्होंने 1/4 हेक्टेयर जमीन पर स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की। फसल विविधता आने पर उन्हें पिछले साल के मुकाबले ज्यादा लाभ मिला। उनको देखकर कई और किसानों ने स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू कर दी। कई किसानों का उत्पादन जबरदस्त बढ़ा और उन्होंने 1 एकड़ में 5 टन तक स्ट्रॉबेरी पाई। मंडियों में भी 100 से 200 रुपए किलो तक के भाव मिल गए। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी की खेती रोजगार सृजन के मामले में काफी आगे है, जो ग्रामीण युवाओं को स्मार्ट खेती की ओर प्रेरित करती है। किसानों ने चौड़ी क्यारियों में आलू और सेम की खेती की और हर क्यारी में आलू और सेम के बीज की 2 कतारें लगाई। आलू की पैदावार 140 क्विंटल प्रति एकड़, जबकि सेम की हरी फलियों की पैदावार 50 से 55 क्विंटल प्रति एकड़ रही। हरा धनिया अपनी पीक सीजन में बहुत ही कम भाव पर बिकता है, लेकिन सीजन से थोड़ा अलग समय पर इसके बेहतर भाव मिल जाते हैं। इससे अलग अलग फसलों की लागत और शुद्ध लाभ इस तरह रहा। स्ट्रॉबेरी की प्रति हेक्टेयर लागत 4,50,000 रुपए रही और कमाई थी 12,50,000 रुपए। स्ट्रॉबेरी की प्रति हेक्टेयर लागत 4,50,000 रुपए रही और कमाई थी 12,50,000 रुपए। इस तरह स्ट्रॉबेरी में प्रति हेक्टेयर शुद्ध लाभ 8 लाख रुपए रहा। आलू की 1 हेक्टेयर लागत 86,500 रुपए थी और कमाई हुई 2,10,000 रुपए, यानी शुद्ध लाभ 1,23,500 रुपए। सेम की लागत 90,000 रुपए और कमाई 2,46,000 रुपए थी। इस तरह 1 हेक्टेयर सेम में शुद्ध लाभ 1,56,000 रुपए था। लोबिया सब्जी की प्रति हेक्टेयर लागत 56,000 रुपए थी, जिससे 1,50,000 रुपए की कमाई हुई, यानी शुद्ध लाभ रहा 94,000 रुपए। इस तरह की खेती में बक्सर कृषि विज्ञान केंद्र का बड़ा सहयोग रहा।
वहां से किसानों को स्ट्रॉबेरी की अच्छी गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री, उनके भंडारण और मार्केटिंग के मामले में मार्गदर्शन मिला। किसान साथियों, अब समय हो गया है कृषि कैलेंडर का, जिसमें हम आपको बताते हैं वर्तमान समय में किए जाने वाले कृषि कार्यों के बारे में। तो आइए देखते हैं अक्टूबर माह का कृषि कैलेंडर। कटाई से 10 से 15 दिन पूर्व खेत पानी लगाना बंद कर देना चाहिए। साथ ही यदि जमीन गहरी हो और उसमें पानी खड़ा हो तो उसका जल निकास कर देना चाहिए। पकने की स्थिति में धान के 80-90% दानों का रंग पीला सुनहरा हो जाता है। यदि दांतों से ऐसे दान दबाया जाए तो कट कट की आवाज आती है। इस दशा में दानों के अंदर लगभग 20-22% नमी होती है। धान की कटाई हंसिया, रीपर अथवा कंबाइन मशीन से की जाती है। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कृषि स्टार्टअप। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला सेगमेंट कृषि स्टार्टअप, जिसमें आज हम बात करेंगे पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित यदलापल्ली वेंकटेश्वर राव की। आइए जानते हैं इनके बारे में। यदलापल्ली वेंकटेश्वर राव आंध्र प्रदेश के एक कृषक और 3 कृषि पत्रिकाओं के संस्थापक हैं। 2019 में उन्हें जैविक खेती के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने जैविक खेती की तकनीक पर किसानों को प्रशिक्षित करने और शिक्षित करने के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनका जन्म आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में हुआ था। वो अपने बचपन के दिनों से ही कृषि से जुड़े रहे हैं और कृषि और बागवानी के विकास के लिए काम किया है। खेती के विभिन्न तरीकों के बारे में शिक्षा और जागरूकता प्रदान करने के लिए, साथ ही प्राकृतिक और जैविक खेती के तरीके सिखाने के लिए प्रेरित करने और प्रोत्साहित करने के लिए ऋतु नस्तम पुरस्कार का निर्माण किया है। यदलापल्ली वेंकटेश्वर राव अपना खुद का प्रिंटिंग का व्यवसाय शुरू करने के लिए हैदराबाद गए। कई लोगों ने इन्हें खेती में व्यापार न करने की चेतावनी दी थी, साथ ही इसे नुकसानदेह भी बताया था, पर इन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था। किसानों की मृत्यु की बढ़ती संख्या ने उन्हें बहुत प्रभावित किया। 2005 में उन्होंने जैविक खेती की तकनीक पर लेख प्रकाशित करने के लिए अपनी मासिक पत्रिका ऋतु नस्तम शुरू की। गुंटूर में राव ने किसानों के लिए प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया, साथ ही उन्हें जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित किया। इनका मानना था कि किसान जैविक खेती की ओर आकर्षित हो, क्योंकि भविष्य में जैविक खेती से प्राप्त उपज की ही मांग रहेगी। साथ ही किसान जैविक खेती से अपनी आय भी दुगनी करने में सफल हो सकेंगे। इसके अलावा राव का मानना है कि किसानों को स्वतंत्र होकर अपने व्यवसायों को मौलिक परिवर्तन के अनुकूल बनाने के लिए बागवानी और अभ्यास करें। इस दिशा में किसानों का मार्गदर्शन करने के लिए इन्होंने 2 नई पत्रिकाओं पशु निस्तम और प्रकृति निस्तम का प्रकाशन शुरू किया।
इन्होंने इसकी जानकारी अधिक से अधिक किसान भाइयों तक पहुंचाने के लिए एक ऐप ऋणस्थम बनाया। इस ऐप के जरिए किसान जैविक विधि से खेती करने की तकनीकों के बारे में अच्छी और लाभकारी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए किसान मौसम पूर्वानुमान, फसल बीमा, कृषि भंडारण, विपणन सुविधा, साथ ही अनुसंधान प्रयोगशाला जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। कृषि के क्षेत्र में उनका नाम जैविक खेती में पर्याय है। कृषि और किसानों के हित में किए गए कार्य के लिए सरकार ने यदलापल्ली वेंकटेश्वर राव की खूब सराहना की है। किसान साथियों, तो आइए बढ़ते हैं आगे और अब हम आपको दिखाते हैं कृषि से जुड़े हुए किसानों के सवाल और वैज्ञानिकों के जवाब। आंवला में जो फल झड़ रहे हैं उसका क्या करें? अक्सर हम लोग जितने भी पौधे लगाते हैं, खासकर फलदार पौधे लगाते हैं, ये पौधे जो पेरिनियल होते हैं उनमें समय समय पे खाद की मात्रा की आवश्यकता होती है जो हम देते नहीं हैं। तो जब भी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उससे फल झड़ने की समस्या आ सकती है। तो मैं इनको यही कहूँगा कि अब तो जो फल आ रहे हैं इनको आएंगे, आने के बाद में जब इसमें दोबारा फ्लावरिंग हो फरवरी मार्च में, उससे पहले देसी खाद की पर्याप्त मात्रा अगर डालेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है कि जितने भी फलदार पौधे हैं उनमें जितनी पेड़ की क्षमता होती है उससे कहीं अधिक फल आते हैं। तो कुछ फल तो गिरने ही होते हैं, अगर वो नहीं गिरेंगे तो दूसरे फलों का आकार पूरा नहीं हो पाएगा, बढ़ नहीं पाएगा। तो इसलिए आप फल समस्या से ना घबराएं। आपके जो भी आंवले लगे हुए हैं उनका आकार बढ़ेगा और आपको अच्छा भाव मिलेगा। और आगे से अपने पौधों में संतुलित मात्रा में खाद का अगर प्रयोग करते हैं तो फल झड़ने की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और इसी के साथ कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे फार्मिंग इंडिया। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सारी फसल अच्छी होगी भाई। और अब एक जरूरी सूचना, देश के कुछ राज्यों में किसानों द्वारा बड़े पैमाने पर पराली जलाने से आसमान में धुंध छा गई है। लाखों लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। हर साल हम अपना ही घर फूकते हैं और तमाशा बनते हैं। ना, मैं ना मानता। ये काम तो बरसों से होता आ रहा है, अब ऐसा क्या नया आ गया? जे देख लो हमारे रतन काका, पिछले साल की पराली जलाने से जो इनकी खांसी उठी थी जे अब तक चल रही है। और तो और हमारे सोना उगलने वाली धरती भी बंजर पड़ रही है। बेटा, तुम्हारी बात मान भी ले, पर एक बात बताओ कि पराली को ठिकाने लगाने में भी तो लागत आती है, और ये आग जलाने से ये काम आसानी से हो जाता है। काका, जे बात ना रही, हम कह रहे हैं। देखो, मेरे पास कुछ मशीनों की तस्वीरें भी हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूं। ये देखो, ये है हैप्पी सीडर, ये है मल्चर, ये है जीरो टिल ड्रिल, ये है स्ट्रॉ चॉपर, ये है रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लॉ, और ये है रोटावेटर। ये सारी मशीनें अब 50% अनुदान पे मिल रही है। और तो और कस्टम हायरिंग केंद्र लगाने पर सरकार से 80% का अनुदान भी मिलेगा। और ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी का है कि अब पराली कोई न जलाए और आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल कर पराली खेत में मिलाएं और मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और अब है हमारा अगला सेगमेंट फार्मिंग इंडिया, जिसमें आज हम आपको बताएंगे नए कृषि कानून और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। भारत सरकार द्वारा हाल ही में 3 कृषि कानून बनाए गए हैं। ये कानून मंडी में सुधार, अनुबंध खेती और आवश्यक वस्तु संशोधन कानून से जुड़े हैं। इस कानून से खेती किसानी एवं किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन होगा। अब किसान अपने उत्पाद को किसी भी राज्य में मंडी के अंदर या बाहर कहीं भी बेच सकता है। जो ये तीनों कानून आए हैं उसमें एक एक करके इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया है।
जो पहला कानून है उसमें ट्रेड एंड कॉमर्स का जो किसान की उपज का है उसको खोला गया, उसकी बंदिशें हटाई गई हैं। किसान अब नए कानून को आने के बाद मंडी में भी अपनी उपज बेच सकता है अगर मंडी में उसको अच्छा मूल्य मिले, पर मंडी के बाहर भी किसी वेयर हाउस से, किसी प्रोसेसर की फैक्ट्री के ऊपर, किसी अन्य राज्य के व्यापारी को जो बहुत अच्छा मूल्य दे रहा हो, या ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, इन सभी वैकल्पिक संस्थाओं में, वैकल्पिक व्यवस्थाओं में भी अपनी उपज को बेच पाएगा। जिसका अर्थ है कि जो पहले उसको सुविधा उपलब्ध थी, मंडी की सुविधा, एमएसपी पर बेचने की सुविधा, वो तो है ही, उसके अलावा अन्य विकल्प खुलने से अगर उसको अच्छा मूल्य किसी अन्य विकल्प से मिलता है तो वो मूल्य को ले पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में अपनी उपज को बेच पाएगा। नई टेक्नोलॉजी भी आ पाएगी। ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अब सभी क्षेत्रों में आ गए हैं। हर चीज़ का जो व्यापार है वो अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म पे और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे होता है। तो कृषि उत्पाद जो किसान के हाथ में है उसका व्यापार क्यों ना ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे हो, इसलिए ये सोचा गया कि ये व्यवस्था भी कानूनी तौर पर किसान को उपलब्ध कराई जाए। वो अब इस कानून में उपलब्ध कराई गई है। किसान के अधिकारों का सुरक्षित रखा गया है। उसकी पेमेंट समय पे हो, अगर उसकी पेमेंट में देरी होती है तो जो व्यापारी है उस पर दंड का प्रावधान हो। जो फसल बिकती है उसकी जो बिक्री का मूल्य है उसकी रसीद किसान को मिले। और अनेक ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन समय पे हो और किसान को उसकी उपज का ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था में मिल पाए। कृषि क्षेत्र के लिए अवसंरचना यानी बुनियादी ढांचा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आंकड़े बताते हैं 15 से 20% उपज खरीदार तक पहुंचने से पहले ही बर्बाद हो जाती है। बर्बादी के बड़े कारणों में भंडारण की सही व्यवस्था का अभाव और प्रसंस्करण इकाइयों की कमी है। कृषि अवसंरचना जितनी मजबूत होगी, बर्बादी उतनी ही कम होगी। 1 लाख करोड़ की धनराशि ग्रामीण क्षेत्रों में भंडार गृहों, शीत गृहों, पैक हाउस के निर्माण और उनके विकास के अलावा बाजार व्यवस्था को दुरुस्त करने पर खर्च होगी। इसके साथ साथ प्रसंस्करण इकाइयां, निजी उद्यम, किसान उत्पादक संगठन और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, विपणन सहकारी समितियां भी इसका लाभ ले सकती हैं। साथ ही संयुक्त देयता समूह, बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप और संग्रहित अवसंरचना प्रदाता भी इसके हकदार होंगे। केंद्रीय एजेंसियां, राज्य एजेंसियां या स्थानीय निकायों की ओर से प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं भी इस योजना का हिस्सा बन सकती हैं। कृषि अवसंरचना कोष असल में मध्यम या लंबी अवधि के ऋण की सुविधा प्रदान करता है। खास बात यह है कि सभी तरह के ऋणों में हर साल 2 करोड़ रुपए की सीमा तक ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। ये छूट अधिकतम 7 साल के लिए होगी। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवरेज भी उपलब्ध होगा। पुनर्भुगतान के लिए ऋण स्थगन कम से कम 6 महीने और ज्यादा से ज्यादा 2 साल के लिए हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि खेती और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों के लिए औपचारिक ऋण सुविधा ग्रामीण इलाकों में रोजगार के कई अवसर उत्पन्न करेगी। हमारे देश में पराली एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। एक तरफ जहां किसान आसानी से इस फसल अवशेष से छुटकारा पाने के लिए इसे जला डालते हैं, तो वहीं इसके जो दुष्प्रभाव है वो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर नजर आने लगा है। और ऐसे में उचित तरीके से फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बीच आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मात्र 20 रुपए में इस पराली की समस्या से निपटारा पाया जा सकता है। जी हाँ, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने एक खास किस्म का कैप्सूल तैयार किया है, जिसके इस्तेमाल से पराली को कंपोस्ट खाद में आसानी से तब्दील किया जा सकता है। आइए देखते हैं इसी के बारे में इस खास रिपोर्ट के जरिए। पराली अपने आप में बेहतरीन जैविक खाद है। इसमें पौधों के लिए जरूरी नाइट्रोजन काफी मात्रा में पाया जाता है, लेकिन हमारे देश में इसे जलाने का रिवाज है। खास तौर से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान इसे खेत में ही जला देते हैं। पराली जलाने से प्रदूषण तो होता ही है, मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म तत्व भी जल जाते हैं। जाहिर है, इससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति पर बुरा असर पड़ता है।
दरअसल धान की कटाई के बाद ज्यादातर किसानों को अपने खेतों में गेहूं बोना होता है, लेकिन धान की कटाई और गेहूं की बुआई के बीच इतना समय नहीं होता कि पराली को खेत में गलाया जा सके। ये कैप्सूल खेत में खड़ी पराली को चंद दिनों में ही गलाकर कंपोस्ट खाद बना देती है। कंपोस्ट कैप्सूल की कीमत सिर्फ 20 रुपए है। किसान इसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आकर खुद खरीद सकते हैं या फिर कुरियर के माध्यम से घर बैठे मंगा सकते हैं। इसके इस्तेमाल का तरीका थोड़ा अलग है। इसे खेत में सीधे नहीं डालना है, बल्कि पानी, गुड़ और अन्य सामग्री के साथ पहले घोल बनाया जाता है और फिर उसे पराली पर छिड़का जाता है। किसानों को ये सोचना है कि पराली जब जलने का समय होता है या फसल कटाई का समय, उससे पहले ही वो कैप्सूल का प्रबंध करके रखें, क्योंकि कैप्सूल लेने के बाद उनको कुछ 8 से 12 दिन लगेगा, जिसमें वो कैप्सूल को उनको तरल में या लिक्विड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लिक्विड में कन्वर्ट करने का तरीका बहुत आसान है। उसके लिए उनको करना ये है कि 5 लीटर पानी लेना है और उसमें 150 ग्राम गुड़ घोलना है। गुड़ घोलने के बाद उसको, उस घोल को उबालना है, अच्छी तरह से उबालना है। उबालने के समय उस पानी में कुछ गंदगी आ सकती है गुड़ की वजह से, तो उस गंदगी को छान के बाहर कर देना है। उसके बाद उस घोल को ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद वो जब पूरा ठंडा हो जाए और तब उसमें 50 ग्राम बेसन डालना है। बेसन डालने के साथ साथ उसमें 4 कैप्सूल को खोल के उसमें डाल देना है। इसके बाद उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और उसको जो घोल है उसको एक चौड़े मुंह वाले बर्तन में, ट्रे में या तसला वगैरह में उसको डाल के एक हल्के कपड़े से ढक के घर के अंदर रख दें, जहाँ थोड़ा गर्मी रहे और लोग उसको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। इसके बाद हम कोई भी देखेगा कि उसमें 2 से 3 दिन के बाद उसमें एक ग्रोथ आनी शुरू होगी, मलाई जैसी ग्रोथ आनी शुरू होगी और वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। तो जब उनकी ग्रोथ आ जाए 3 से 4 दिन के बाद उसको फिर वो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। आपके पास जो घोल है बनावट 5 लीटर, उसी में से एक आधा लीटर उसमें डाल दें, मगर उसको भी अलग अलग 4 बर्तन में रखना चाहिए, ताकि चौड़े मुंह वाले बर्तन में रखने का उद्देश्य ये है कि जितना उसको ज़्यादा जगह मिलेगी उसमें उतनी ही अच्छी बढ़वार आएगी। तो जब अच्छी बढ़वार आ जाए, उसमें ग्रोथ आ जाए, तो फिर उसको एक हाथ में ग्लाउज या पॉलीथीन चढ़ा के उसको अच्छी तरह पानी में मिक्स कर लेंगे और उसको हम एक कंटेनर में या बड़े बर्तन में भर के रख लेंगे और इस तरह आपका घोल तैयार हो गया 25 लीटर, जो 1 हेक्टेयर के लिए काफ़ी है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कहता है मौसम का हाल। किसानों को कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। आइए देखते हैं ऐसे ही एक मोबाइल ऐप के बारे में। गेहूं डॉक्टर मोबाइल ऐप भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान द्वारा विकसित एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है। ऐप में जानकारी के लिए हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है ताकि किसान भाइयों बहनों को अधिकतम लाभ मिल सके। मुख्य रूप से गेहूं की बीमारियों, कीड़ों और किसी भी क्षेत्र की मुख्य बीमारियों, किसी क्षेत्र की रोग प्रतिरोधक किस्में, IPM रणनीतियों और फसल कटाई के बाद के भंडारण प्रबंधन के बारे में जानकारी प्रदान करता है। मोबाइल ऐप के माध्यम से किसान अपनी फसल की बेहतर देखभाल कर सकते हैं और उसमें होने वाले रोगों, कीड़ों की पहचान कर सकते हैं। किसान बीमारी और कीट को नियंत्रित करने के लिए उचित तरीका अपना सकते हैं। गेहूं डॉक्टर मोबाइल ऐप किसानों को उनकी फसल उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है। ऐप मुख्य हानिकारक कीड़ों के बारे में उनकी तस्वीरों के साथ जानकारी प्रदान करता है ताकि किसान उन्हें आसानी से पहचान सके। गेहूं की कटाई के बाद फसल के भंडारण के दौरान सुरक्षित भंडारण और कीट प्रबंधन की भी जानकारी देता है। और आइए अब देखते हैं क्या खास संदेश है आज आपके लिए ट्विटर प्लेट में।